फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी आत्मकथा का 8वां एपिसोड है ये, और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे लोकतंत्र और नौकरी तंत्र। और इस बातचीत के क्रम में कई चीजें ऐसी होंगी जो कि फिलहाल मेरे लिए एक तरह से बेकार हैं, लेकिन चूंकि वे जीवन में घटी हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो उनका आत्मकथा के प्रसंग में जिक्र होना बेहद जरूरी है। उसमें व्यक्ति और उनकी भूमिका या व्यक्तियों के नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य तौर पर जो प्रोफेसर हैं, उन लोगों की सामान्य तौर पर यह समझ रही है कि, और हम लोग सिखाते भी हैं ये, कि समाज और शिक्षा खास तौर पर उसमें जो कुछ होता है वो प्रतिभा के बल पर होता है। निश्चित तौर पर शिक्षा में प्रतिभा की बहुत बड़ी भूमिका है, बशर्ते कि लोग ये माने। लेकिन लोग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि शिक्षा की संरचनाओं के विकास में प्रतिभा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आइडियोलॉजिकली बचपन से मैं एक ही किस्म की विचारधारा के प्रभाव में था और उसी के साये में मेरा विकास भी हुआ। यंग एज से ही, मथुरा से ही मेरा सीपीएम के लोगों के साथ संबंध था, एसएफआई के साथ संबंध था। आपातकाल में मैंने एसएफआई ज्वाइन की, सीपीएम ज्वाइन की और मथुरा में एसएफआई के लिए काम किया। मथुरा में मैं एसएफआई का सेक्रेटरी था। बाद में जब मैं जेएनयू आया तो जेएनयू में पढ़ाई लिखाई की, और जेएनयू में भी पढ़ाई लिखाई करते हुए एसएफआई भी की। और मैं जेएनयू की यूनिट का वहां प्रेसिडेंट भी था और दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट भी था। और 84-85 में मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ये लग सकता है, और ये बात मैं मतलब राइट लेफ्ट दोनों ही किस्म के विचारधाराओं के लोगों को केंद्र में रख के कर रहा हूं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि शिक्षा में अगर जाना है, अगर आपको परचूनिया की दुकान खोलनी है, तो आपको पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स के ऑपरेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। आप दुकान खोलिए, अपना माल बेचिए, अपना व्यापार कीजिए, आगे जाइए। लेकिन अगर आपको शिक्षा में जाना है, तो अगर लोग ये समझते हो कि विचारधारा उनकी मदद करेगी या कोई पर्टिकुलर विचारधारात्मक संगठन उनकी मदद करेगा, तो वे गलतफहमी के शिकार हैं। शिक्षा में नौकरी हासिल करने के लिए जो मैंने अपने अनुभव से सीखा और देखा, एक ही चीज जरूरी है। आप भाग्यशाली होंगे जो कि बिना किसी सिफारिश के जिनकी नौकरी लग गई हो। ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग हैं। हमारी सुधा सिंह है, वो लगातार इस बात को सिद्ध करती रही है कि प्रतिभा के बल पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा अनुभव यह है कि उस तरह के रेयर केस हैं। लगातार शिक्षा में जो परिवेश बना है, शिक्षा में जो लोगों की प्रकृति बनी है, जो संस्कार बने हैं, उसमें चमचागिरी या
अंकुरण भाव की बहुत बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचारधारा के लिए काम करने की कोई भूमिका नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक विचारधाराओं के लिए काम करते हैं, लोकतांत्रिक संगठनों के लिए काम करते हैं, और आप ये सोचते हो कि आपकी इन गतिविधियों से आपके प्रोफेसर खुश हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड प्रोफेसर रहे हैं, मेरे सामने सबसे बड़े आदर्श हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आइडियोलॉजिकली सेक्युलर डेमोक्रेट, अतुलनीय है, लेकिन जिस समय नौकरी देने के लिए जाएंगे तो उस समय वे एक अच्छे चमचे की पहले खोज करेंगे। ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। नामवर जी ने जितने अपॉइंटमेंट किए, उन अपॉइंटमेंट्स में ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। अधिकतर अपॉइंटमेंट ऐसे जो कि डफर लोगों के। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि मेरे लिए कोई इस प्रसंग का कोई आज अर्थ नहीं है कि मेरे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, लेकिन वह रिकॉर्ड में दर्ज करना बेहद जरूरी है। मैं सीपीएम का मेंबर, मैं सीपीएम के लिए काम करता था, लेकिन संयोग की बात है जितनी जगह मैंने इंटरव्यू दिए, एक कलकत्ता को छोड़कर, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू लेने वाले लोग वे थे जिनका सीपीएम से गहरा संबंध था, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं लगी। मतलब मेरे कैंडिडेचर को रमेश कुंतल मेघ ने रिजेक्ट किया, मेरे कैंडिडेचर को शिवपाल मिश्र ने रिजेक्ट किया, मेरे कैंडिडेचर को कुंवरपाल सिंह ने रिजेक्ट किया, मेरे कैंडिडेचर को नित्यानंद तिवारी ने रिजेक्ट किया, मेरे कैंडिडेचर को नामवर जी ने रिजेक्ट किया, सुधीर पचौरी ने रिजेक्ट, किस किस ने रिजेक्ट नहीं किया, ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन वे सब डेमोक्रेट्स और बड़े लोग हैं। आपकी जब जिसे आप कहते हैं कि आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, लोकतांत्रिक कमिटमेंट, सो लोकतांत्रिक कमिटमेंट के लिए और लोकतांत्रिक कमिटमेंट्स के साथ में जीने वालों के लिए शिक्षा में कहीं पर भी नौकरी नहीं है। यह गलतफहमी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे प्रोफेसर चिंतामणि, और प्रोफेसर चिंतामणि की खूबी यह थी कि वे शिक्षक होने की योग्यता ही नहीं रखते थे, लेकिन वे शिक्षक थे। हमने एक दिन पहल करके नामवर जी से पूछा, वो हमारे शिक्षक थे, कि सर इनको किस खुशी में लेके आए, इन्हें पढ़ाना तक नहीं आता, कुछ नहीं आता इनके पास में। चिंतामणि की खूबी यह थी कि त्रिभुवन सिंह की एक किताब थी, उसी किताब से उन्होंने नोट्स लिए हुए थे, उसी को वो पढ़ाते थे, और बहुत खराब ढंग से पढ़ाते थे। जेएनयू के सबसे खराब शिक्षकों में से एक थे वो। हमने कहा कि क्या गुण है जिसकी वजह से इनकी नौकरी लगी? तो नामवर जी ने कहा कि बीडी नाथ चौधरी का घर बनवाया था, इसलिए इनकी नौकरी लगानी पड़ी। अब आप सोचिए, बीडी नाथ चौधरी का घर बनवाया, ये क्वालिफिकेशन थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चिंतामणि की नौकरी लगी। मैं बहुत खुश था कि ये अपवाद स्वरूप घटना है और ये खाली जेएनयू में हुई है। तो मुझे पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विज्ञापन निकला है और फॉर्म भरे जाने हैं नौकरी के लिए। मैंने जल्दी से अपनी पीएचडी समेटी और जमा कर दी, और यह सोच के जमा कर दी कि वहां कुंवरपाल सिंह हैं जो कि बहुत धाकड़ प्रोफेसर हैं, वहां हो सकता है कोई प्रगतिशील जाए,
और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा भी था, और मैंने अपनी 1.5 साल की मेरे पास में फेलोशिप थी, वो फेलोशिप भी सरेंडर करके मैंने पीएचडी जमा कर दी, और मैं जल्दी से जल्दी इस इंटरव्यू देना चाहूंगा। अब मैं वहां इंटरव्यू देने के, अब हम 3 लोग थे जो कि सीपीएम के मेंबर थे और कैंडिडेट थे। मैं था, जगरूमल पारख थे और भरत सिंह थे। अब दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, जबरूमल पारख हम सब में सीनियर थे, क्योंकि वे कॉलेज में पढ़ाते थे अमरोहा में, उनके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस था और सब कुछ ठीक था उनका। मैं बेरोजगार था, और भरत सिंह जो है मथुरा में एक इलाका है बाजना, वहां के बाजना के इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे और वो किसान सभा करते थे, और उनकी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि वे केपी सिंह के अंडर में उन्होंने पीएचडी की थी, और केपी सिंह के वे पट्टू शिष्य थे। अब मैं वहां इंटरव्यू के बाहर बैठा हुआ था, कैंडिडेट बैठे रखते हैं, एक लड़का मिलने आया, बोला आप ही जगदीश्वर जी हैं? मैंने कहा हाँ। बोले सर जी, आपको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, मुझे कहीं नहीं मिलेगी, और मुझे किसी ने कहा है कि आपकी नौकरी यहां लगनी है। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी नौकरी लगनी है? बोले नहीं जी, आप सीपीएम के मेंबर हैं, आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं वहां जेएनयू में। तो मैंने कहा कि इस सबका इससे क्या लेना देना इंटरव्यू से? बोला ना सर जी, मैं आपको अपना दुख बता रहा हूं, मेरे पास में मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है और मेरी स्थिति बड़ी खराब है। मैं सुबह से लेके रात तक, यानी सुबह 8 बजे वो गाइड के यहां आता था और रात के 8 बजे तक गाइड के पास रहता था। अब आप सोचिए वो रिसर्च कैसे करेगा? बोले कि मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं है, मेरी फेलोशिप खत्म होने वाली है और मेरे पास नौकरी है नहीं। सो बेहतर यह है कि आप इंटरव्यू मत दीजिए और आप चले जाइए, मुझे इंटरव्यू दे लेने दीजिए। मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा अभी। मेरी ये इमेजिनेशन के बाहर के कोई एक व्यक्ति जो कि मार्क्सवाद के प्रति इतना कमिटेड हो, वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे बधुआ मजदूर की तरह अपने पीएचडी स्टूडेंट को अपने घर पर बांधे रखे। और ये मेरे लिए पहला झटका था। खैर उस इंटरव्यू में जो होना था वही हुआ, न जबरूमल जी का हुआ न मेरा हुआ। सबसे योग्यतम व्यक्ति पाए गए भरत सिंह, क्योंकि वो कुंवरपाल जी के पट्टू शिष्य थे। अब आप समझ सकते हैं कि पट्टू शिष्य के क्या क्या काम होंगे। मैं भरत सिंह मेरे आज भी दोस्त हैं, मैं नाराज नहीं करना चाहता किसी को। मैं जो चीज मेंशन करना चाहता हूं ये कि योग्यता में, क्षमता में उस समय जबरूमल पारख हमसे बेहतर थे, हम दोनों से बेहतर थे। मैं तो एकदम फ्रेश था, मैं तो अभी तत्काल पीएचडी करके आया था, जमा करके आया था। लेकिन चुना किसे गया? चुना उसे गया जिसकी सेवा से शिक्षक खुश था। सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग ऐसे जो कि सीपीएम से गहरे जुड़े हुए, और यहां से जो चीजों की अनुभूति शुरू हुई, उसने अब तक मेरे इस अनुभव को पुष्ट किया है कि नौकरी में विचारधारात्मक आपका कमिटमेंट, आपका लगाव, आपकी सांगठनिक सदस्यता ये मदद नहीं करती। कोइंसिडेंट और संयोग हो तो आपकी कभी इसकी वजह से नौकरी लग जाए, अंत मदद नहीं करती।
अब मैं दूसरा अनुभव बता रहा हूं अपना, और ये जो मेरे अनुभव है ये किसी भी बेरोजगार यंग लड़के के अनुभव है जो कि अभी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, वो लड़का हो या लड़की हो। मैं जामिया में इंटरव्यू देने गया, जामिया में 5 कैंडिडेट थे, सिर्फ 5 में अकेला मैं था जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। एक्सपर्ट थे ज्ञान के महापुंज नामवर सिंह, और बाकी कैंडिडेट मेरे अलावा वो चारों के चारों कैंडिडेट वो कॉलेज में पढ़ाते थे, कहीं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, सिर्फ 5 कैंडिडेट थे। अकेला कैंडिडेट था जो कि प्रोफेसर था, सारी रिक्वायरमेंट्स थी मेरे पास में, पब्लिकेशंस थे, कंसिस्टेंट पब्लिकेशन थे, यहां तक कि प्रोफेसर होने के बाद भी मेरे निरंतर पब्लिकेशन थे। लेकिन मैं अपने गुरुजी को खुश नहीं कर पाया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपने जीवन में, छात्र जीवन में, नामवर सिंह की किसी भी अलोकतांत्रिक नीति का समर्थन नहीं किया और कभी कमर झुक के मैंने बात नहीं की, और इसकी कॉस्ट मुझे एक बार नहीं, नामवर जी ने 4 बार रिजेक्ट किया मुझे। अगर वो मुझसे बेहतर व्यक्ति चुनते तो मुझे बहुत खुशी होती। दिलचस्प बात बता रहा हूं कि नामवर जी ने उस कमेटी में बैठ के यह निर्णय लिया कि जिस कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया उस कैंडिडेट को उन्होंने रिकमेंड किया कि उसे प्रॉपर प्रोफेसर पोस्ट ऑफर की जाती है। वीर भारत तलवार को उन्होंने प्रोफेसर पोस्ट ऑफर की कि वे आके जामिया में ज्वाइन करें। ऑलरेडी एक प्रोफेसर, जो कि वो वीर भारत तलवार के पास में कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, वीर भारत तलवार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रीडर थे, मैं प्रोफेसर था। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात की जाए तो शायद, मैं नहीं कह सकता कि और लोग नहीं होंगे, शायद बहुत कम लोग हैं ऐसे। मैं मात्र 4.5 साल के एक्सपीरियंस में रीडर बना था। कोई शिक्षक मात्र 4.5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में रीडर नहीं बनता। मेरे लिए बाकायदा कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 6 महीना कंडोम किए थे, क्योंकि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए लेक्चरर कंपल्सरी था यूजीसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस और दूसरी चीजें बहुत अच्छी थी। सो अगर बैकग्राउंड देखी जाती और मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पर बात की जाती तब भी कोई बात बनती, लेकिन मैं नामवर जी को खुश नहीं कर पाया। और नामवर जी ने वीर भारत तलवार के लिए प्रोफेसर पोस्ट जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में ऑफर की, और जामिया में जो पोस्ट ऑफर की वीर भारत तलवार ने उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। मैंने इग्नू में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी ठीक यही हुआ। मैं जिस समय इंटरव्यू देने आया उस समय संयोग से प्रोफेसर था। उस समय भी एक ऐसे व्यक्ति को मेरे बिजारी प्रोफेसर चुना, उनकी मैं शिक्षा की प्रशंसा नहीं कर सकता, उनकी निंदा भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं विनम्रता से कह सकता हूं कि वे योग्यता में, बाकी प्रकाशंस में, दूसरी चीजों में वे कहीं पर भी मेरे बराबर नहीं टिकते थे। ये रिकॉर्ड है। मैंने 89 में मैंने लेक्चरर के तौर पर ज्वाइन किया और 93 में मैं प्रोफेसर बना। और जिस समय प्रोफेसर बना, रीडर बना, उस समय मेरे पास में सिर्फ 4.5 साल का एक्सपीरियंस था। सो
एकेडमिक्स में जो ये कहते हो कि नहीं, एकेडमिक्स में ज्ञान का महत्व है, रिसर्च का महत्व है, कोई शिक्षक रिसर्च नहीं करता था जिसको कि मेरे बीजाबी सजेस्ट किया गया था और चुना गया था। क्लाइमेक्स बता रहा हूं आपको, जिस व्यक्ति को इग्नू में प्रोफेसर के पद पर चुना गया, वही व्यक्ति जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इंटरव्यू हुआ और मैं इंटरव्यू देने गया, वही व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वो 3 साल तक पहले वो इग्नू में प्रोफेसर रहे और 3 साल में उन्होंने 3 लाइन काम नहीं किया। और आप देखिए, वही व्यक्ति फिर दोबारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चुना गया। सब लोग जानते हैं, कोई भी जाए बायोडेटा उठा के देख सकता है कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या लिखा है। अब आइए, अब आपको एक दूसरी जगह ले चलता हूं। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू लेने आया। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो और भी कमाल का काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कमाल का काम यह किया कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रोफेसर बनाया जिस व्यक्ति ने सिर्फ एक किताब लिखी थी और जिसके पास में 2 या 3 साल का सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस था। वो प्रोफेसर के लायक जो मिनिमम अर्हता होती है कि 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, वो टीचिंग एक्सपीरियंस की अर्हता ही नहीं थी, सारे रूल्स बाईपास करके। हमारे सारे जनवादी, सारे डेमोक्रेट, सारे प्रोग्रेसिव लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को, जिसका कि लिखने पढ़ने से कोई संबंध नहीं, अब आप सोचिए कि एकेडमिक्स में क्या होता। और उसमें ऐसे भी लोग थे, जो प्रोफेसर बने उस पैनल में, जो अभी हैं। अरे अगर जो लोग आए हैं, जो प्रोफेसर आए हैं, जिनके पास में क्वालिफिकेशन है, मेरे अलावा और भी लोग थे जो प्रोफेसर थे, जो कैंडिडेट थे वहां। ये बात मैं क्यों रख रहा हूं? ये मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मेरे साथ विक्टिमाइजेशन, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि ये चयन का तरीका अपने हिसाब से उनका सही हो सकता है। लेकिन एकेडमिक्स इसमें बीच में कहीं नहीं आती, क्योंकि जो 3 लोग चुने गए, वे 3 लोग चुने गए इसलिए क्योंकि वे चमचागिरी में अव्वल थे। चमचागिरी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, विद्वत्ता महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है, डिग्री क्वालिफिकेशन महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। अरे आप यहां से देखिए, जो व्यक्ति अपने कॉलेज में, अपनी एकेडमिक लाइफ में कभी 5 साल में रीडर नहीं हो पाया, जो 14 साल में, 16 साल में रीडर बना, और कोई व्यक्ति 4.5 साल में रीडर बना, तो क्वालिफिकेशन किसके पास है सबसे बेहतर? एकेडमिक परफॉर्मेंस किसके पास है सबसे बेहतर? नहीं। एकेडमिक्स में जो मेरा अनुभव है वो ये कि आपकी जो रिसर्च क्वालिटी, जो जितना भी बोलते हैं, वो चाहे जितने भी लोग हों, दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोग हों, या और दूसरी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हो, वो जो ये बोलते हैं कि वो रिसर्च को कंसीडर करते हैं, प्रतिभा को कंसीडर करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। रिसर्च और प्रतिभा से अपॉइंटमेंट की जो नौकरी तंत्र की जो प्रक्रिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। वहां सिर्फ सिफारिश और चमचागिरी। अरे आप इतने अगर प्रतिभाशाली थे तो जहां आपकी नौकरी लगी वहां आपको क्यों नहीं पदोन्नति मिली, वहां क्यों नहीं तरक्की की आपने? तो अधिकतर जो अपॉइंटमेंट हैं एकेडमिक्स में, वो अपॉइंटमेंट इस आधार पर हैं कि कौन बेहतर अनुकरणकर्ता हो सकता है या चमचा हो सकता है। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं एक दूसरा पक्ष बता रहा हूं आपको, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पक्ष है। मैंने बर्दवान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। बर्दवान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होने वाला था, तो
मैं किसी को बंगाल में जानता ही नहीं था। मैं सीपीएम करता था, लेकिन मैं बंगाल में किसी से मेरा परिचय नहीं था। मैंने शिव कुमार जी और कांति मोहन से कहा कि मेरा किसी से परिचय नहीं है, आप अरुण माहेश्वरी, जनवारी इलेक्शन की उस समय मीटिंग थी कोई, तो मैंने कहा अरुण माहेश्वरी जनवारी इलेक्शन के वहां प्रतिनिधि हैं, यहां आए हैं, तो आप मेरा उनसे एक बार परिचय करा दीजिए तो मैं कुछ पूछ लूंगा उनसे। तो कनक मुखर्जी के घर पर अरुण माहेश्वरी और सरला माहेश्वरी टिके हुए, तो इनसे मेरा कोई परिचय नहीं। तो मुझे परिचय कराने के लिए कनक मुखर्जी के घर बीपी हाउस में शिव कुमार मिश्र और कांति मोहन ले गए, और मेरा पहली बार अरुण माहेश्वरी से परिचय हुआ। और मैंने कहा कि मैंने वर्धमान में अप्लाई किया है, मेरी आप कोई मदद कर सकते हो तो बताइए। तो अरुण ने कहा हम तो कोई मदद नहीं कर सकते, अगर हम मदद कर सकते तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन हम आपको एक सूचना जरूर दे रहे हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जगह निकली हुई है और अभी 2 दिन बाकी हैं, अगर आप अप्लाई कर दें तो बहुत अच्छा है। तो वहां हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकते। अच्छा, अरुण माहेश्वरी से कोई संबंध नहीं मेरे, शिव कुमार जी से मेरे गहरे संबंध, शिव कुमार जी मेरे लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। केपी सिंह से मेरे गहरे संबंध, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। दो बार रमेश कुंतल में भी रिजेक्ट कर चुके। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, मैं कभी किसी और पार्टी के लोगों को जानता ही नहीं था, मेरा कोई संपर्क ही नहीं था। मैंने कभी कांग्रेस के लोगों से मिला, न कभी बीजेपी के लोगों से मिला, कभी अपने जीवन में कभी किसी से मिला ही नहीं। मैं चमचागिरी की मनोवृत्ति नहीं। मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई किया तो मुझे मैसेज मिला कि वहां सावित्री चंद शोभा जाएंगे, और सावित्री चंद शोभा जो है उनके हेडशिप में